गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। आपको पता ही होगा चैप्टर 2 क्या है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी पिछली चैप्टर में जो हमने बात की थी, जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब हम इस चैप्टर में केवल ये देखेंगे कि जो लैंगिक जनन है वो पुष्पी पादपों में कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है पुष्प। फ्लावर, पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक अंग है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि पुष्प जो है लैंगिक अंग है। पौधों में, जिन पौधों में पुष्प का निर्माण होता है, पुष्प उसमें लैंगिक जनन का कार्य करता है, लैंगिक जनन अंग का काम करता है। यानी पुष्पी पौधों में होने वाले लैंगिक जनन के लिए जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं वो इसी पुष्प में होते हैं। इसलिए पुष्प को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन अंग भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे फ्लावर को मुख्य जो भाग होते हैं, एक प्रारूपिक फ्लावर का यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं लैंगिक जनन अंग। यानी पुष्प का जो और महत्व है, सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, वो सबके अलावा हमारा जो मेन पॉइंट इस चैप्टर में है वो है कि लैंगिक जनन में इस फूल का क्या रोल है। तो ये फूल लैंगिक जनन अंग का काम करता है। अगर एक प्रारूपिक फ्लावर का हम बोले तो कुछ एक फ्लावर में 4-5 मुख्य अंग हैं। जैसे सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, ये बाह्य दल। आप जब किसी फ्लावर को देखेंगे तो उसमें सबसे नीचे पत्ती की तरह हरी रंग की पत्ते की तरह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है, उसको हम बोलते हैं बाह्य दल इसलिए कि ये जो है बाहर है। और जो पंखुड़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं दल। पौधे में जो सबसे आकर्षक भाग है पौधे का, जहाँ पे सुगंध है, जहाँ पे मकरंद है, जहाँ पे, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं दल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेटल। और इसके अलावा पौधे का जो मुख्य जनन अंग है वो है पुंकेसर। स्टेमेन, पुंकेसर को हम क्या कह सकते हैं, नर जनन अंग भी कह सकते हैं। और इसके अलावा एक हमारा है स्त्री केसर, जिसे इंग्लिश में पिस्टिल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखें एक प्रारूपिक पुष्प के मुख्य 4 भाग हैं। यहाँ पे बाह्य दल है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है, और एक जो पार्ट है जहाँ पे फूल लगा हुआ होता है उसके नीचे के भाग को हम बोलते हैं, ये भाग जो यहाँ पे जिसपे फूल रुका हुआ है उसे बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है जहाँ पे पुष्प रखा है। तो पुष्पासन का बहुत ज्यादा महत्व इसमें नहीं है। इसमें जो हमको देखना है वो स्त्री केसर और पुंकेसर हमारे लिए मुख्य है, और ये सहायक दल है, सहायक अंग है, इसे हम बोलते भी हैं सहायक अंग। तो बाह्य दल और दल पुंकेसर और स्त्री केसर,
एक फ्लावर के 4 अंग हो गए, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और बाह्य दल अगर सिंगल है, सिंगल का मतलब सिंगल होता नहीं, ये 1 2 3 4 ये एक चक्र में होते हैं। तो कभी इनका 3 का चक्र हो सकता है, 5 का चक्र हो सकता है, 4 का चक्र हो सकता है। अगर ये अलग अलग है तो विसंयुक्ति बोलते हैं, और अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो संयुक्त, या उसके लिए एक वर्ड यूज होता है बाह्य दल पुंज। इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज, यानी बाह्य दल का पुंज है, समूह है, तो बाह्य दल पुंज है। इसी तरह जब बहुत सारे दल एक साथ मिल जाएंगे तो उसको हम कहेंगे दल पुंज। तो ये अकेला होता नहीं, इसलिए हमेशा बाह्य दल पुंज और दल पुंज होते हैं। जिनके लिए एक वर्ड आता है, आगे हम बात 11 में कर चुके हैं इसकी बात, कैलिक्स एंड कोरोना। दल पुंज, बाह्य दल, आपको याद होगा वहां पे हम कैलिक्स के से दिखाते थे, कोरोला को सी से दिखाते थे। तो ये कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, जब ये समूह में रहेंगे। इसके बाद ये तो हो गया बाह्य दल और दल, इनका काम क्या है? उन पुष्प को मदद करना। इसका काम क्या है? पुष्प के पास भंवरों को आकर्षित करना। इसकी वजह से आगे हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे परागण क्या होता है। तो परागण में इस दल की बड़ी अच्छी भूमिका है, उस पर हम चर्चा करेंगे जब हम परागण की बात करेंगे। फिर आता है पुंकेसर। पुंकेसर जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, हमने ये दिखाया 6 दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? एक पुंकेसर है। एक पुंकेसर जो है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है पुंकेसर का। पुंकेसर जो है इसको हम बोलते हैं तंतु और इसको बोलते हैं परागकोश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पुंकेसर को, ये जो भाग आपका है पुंकेसर, पुंकेसर को हम बोलते हैं नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पुंकेसर में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। थोड़ा सा आपको हम रिवाइज कराएं तो हमने बताया था लैंगिक जनन के लिए क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन होता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात गुणोद्भव होता है। ये हमने आपको चर्चा की थी पिछले क्लास में। तो यहाँ पे जब लैंगिक जनन है तो लैंगिक जनन है तो हमें पता है कि नर जनन अंग होगा, मादा जनन अंग होगा। नर जनन अंग होगा तो उसमें क्या बनेगा? नर युग्मक। इसमें क्या बनेगा? नर युग्मक। ये जो नर युग्मक का निर्माण होता है वो पुष्प के पुंकेसर के परागकोश में होता है। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, नाम से भी पता चल रहा है परागकोश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंथर। तो परागकोश के अंदर ही इसका निर्माण होता है। तो इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा फूल का स्ट्रक्चर देखते हैं और लैंगिक जनन में कौन सा भाग मुख्य है, कौन सा भाग गौण है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये जो परागकोश है, परागकोश के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। अगर नर युग्मक, अब हमारे दिमाग में आता है दूसरा प्रश्न कि नर युग्मक का निर्माण अगर परागकोश में होता है तो मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होगा? तो मादा युग्मक जो आप देख रहे हैं सबसे अंतिम में स्ट्रक्चर है, जिसे हम स्त्री केसर बोलते हैं। तो स्त्री केसर के भी
ये जो भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। वर्तिकाग्र यानी जो हमारा स्त्री केसर, ये हमारा क्या है, स्त्री केसर नाम देते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल और कार्पेल, कार्पेल कहा जाता है। तो स्त्री केसर के 3 भाग हो गए, वर्तिकाग्र हो गया, ये जो गर्दन है इसकी जो नेक है उसे हम बोलते हैं वर्तिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और ये जो भाग है ये है अंडाशय, अंडाशय को हम बोलते हैं ओरी। और ओरी के अंदर जो ये गोला सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है ओयूल, बीजांड। अब आपको पुष्प का पूरा वो समझ में आ गया होगा कि एक पुष्प के 4 भाग हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, दल एंड वाह्य। और इन चारों में वाह्य, दल और दल का रोल केवल एक सहायक के रूप में है, इसलिए उनको हम सहायक अंग बोलते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। जो हमारा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर की बात हमने यहाँ करके पूरा, पुंकेसर को नर जनन अंग कहते हैं क्योंकि पुंकेसर के अंदर परागकोश होता है, परागकोश में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। इसी तरह स्त्रीकेसर के 3 भाग हैं, मुख्यतः वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, इनकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। वर्तिकाग्र क्या है, जो स्त्रीकेसर का वह भाग है जहाँ पे आकर के परागकण चिपकते हैं, एक तरह से परागकण को आने और चिपकाने का वह स्थान है जहाँ पे परागकण आ सकते हैं। तो वर्तिकाग्र का काम यह है, ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है जिसकी वजह से परागकण भी, परागकण की आगे हम चर्चा करेंगे। तो परागकण यहाँ आके चिपकते हैं और ये इसकी गर्दन है जिससे होते ये परागकण जब अंकुरित होंगे तो परागकण ऐसे करते 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 यहाँ बीजांड में आएंगे। ये जो फूला हुआ नीचे का वह जो भाग है उसे हम बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय ही आगे चल करके फल बन जाता है और इसके अंदर होता है बीजांड, और बीजांड में आगे हम देखेंगे कैसे वो बीज बनता है। तो मुख्यतः जो हमने बात अभी की पुष्प के बारे में, तो पुष्प के सामाजिक आर्थिक महत्व के अलावा बायोलॉजी में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अभी आपने देखा कि पुष्पी पादप, एक हमने पुष्पी पादप का चित्र बनाया और जिसमें हमने पुष्प के बहुत सारे अंग मुख्यतः देखे। वाह्य दल, वाह्य दल अगर ये ग्रुप में है तो वाह्य दल पुंज, दूसरा वाह्य दल, दल अगर ये ग्रुप में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दलपुंज। तीसरा हमने देखा पुंकेसर, पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं, नर जनन अंग। और चौथा है स्त्रीकेसर। अब इन दोनों की चर्चा हम न करके अब आते हैं पुंकेसर पे। पुंकेसर और स्त्रीकेसर के आधार पर, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये पुष्प है ये 2 तरह का हो सकता है, एक लिंगी पुष्प और दूसरा हो सकता है द्विलिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल, इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जब किसी पुष्प में स्त्रीकेसर या पुंकेसर दोनों में से कोई एक उपस्थित है। याद रखिए, एक लिंगी पुष्प का मतलब हुआ कि पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक ही अंग हो,
तो उसे हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे पपीता। पपीता के पुष्प में आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे। हाँ, आपके लिए होमवर्क यहाँ पे है कि आप कम से कम 5 नाम और लिखिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। तो यहाँ पे आपको डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा कि पुंकेसर या स्त्री केसर में से अगर कोई एक उपस्थित है उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इसमें नर पौधा अलग होगा और मादा पौधा अलग होगा, यानी अगर एक लिंगी पुष्प है तो उसके जो पौधे होंगे वो 2 तरह के होंगे। एक होगा कि जिसमें पुंकेसर होगा, एक दूसरा पौधा होगा जिसमें स्त्री केसर होगा। तो इसी आधार पे हम नर और मादा को भी डिफाइन कर लेते हैं। ये नर पपीता होगा और एक मादा पपीता होगी। ठीक इसी तरह द्विलिंगी फ्लावर में क्या है, द्विलिंगी फ्लावर की खासियत यह है कि एक ही पुष्प में दोनों होंगे। एक ही पुष्प में दोनों यानी पुंकेसर और स्त्री केसर जब एक ही पुष्प में उपस्थित हो तो उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अभी हमने जो एक टिपिकल फ्लावर बनाया था, हमने जो फूल बनाया था आपने देखा था, तो वो किस प्रकार का फूल था, वो आपका द्विलिंगी फ्लावर था, क्योंकि हमने दिखाया था कि उसमें पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। दोनों एक ही पुष्प में जब हो तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम जो देख रहे थे कि पुष्प क्या होता है। पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक अंग होता है, इसका सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से इसका महत्व है, और जो मधु बनता है वो मकरंद के अंदर होता है, उसी तरह से बनता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर पौधे या होते हैं वो फूलों पे मंडराते रहते हैं। तो वो तो इनकी एक अलग वैल्यू है। लेकिन अगर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं और स्पेशली पुष्पी पाठकों में लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। तो पुष्प में हमने देखा कि वाय दल होता है, वाय दल के ग्रुप को वाय दल पुंज, दल होता है दल के ग्रुप को दल पुंज। पुंकेसर नर जननांग, स्त्री केसर जो है मादा जननांग, और इसी के आधार पर एक लिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी पुष्प में आपका एग्जाम्पल मैं एक लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख के आइएगा 5 नाम और, गुड़हल, हिबिस्कस, और बाकी आप 5 नाम लिख के आएंगे। तो आज हमने देखा पुष्प। अब आपको जब हम बात करते हैं, आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि लैंगिक जनन को हम 3 महत्वपूर्ण घटनाओं में विभाजित करते हैं। लैंगिक जनन को मुख्यतः 3 घटनाओं में विभाजित करते हैं। निषेचन, पूर्व घटनाएं, दूसरी हमने बात की थी निषेचन, और तीसरी हमने बात की थी निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं को भी हमने 2 भागों में बांट देखा था। एक तो हमने देखा था युग्मक जनन, और इसमें हमने देखा था नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन। तो अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में कि निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन कहाँ था। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया, युग्मक जनन में नर युग्मक बनेगा। नर युग्मक कहाँ बनेगा, पुंकेसर में, और मादा युग्मक कहाँ बनेगा, स्त्री केसर में। तो आपको समझ में आ गया फ्लावर का वैल्यू भी यहाँ पे। दूसरा हमने इसमें देखा था युग्मक का ट्रांसफर, यानी युग्मक स्थानांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन। युग्मक स्थानांतरण का मतलब हुआ कि ये जो नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे, अगर आपका पौधा, अभी आप चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं परागकोश क्या होता है, नर युग्मक कहाँ बनते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पे परागकण आते हैं। तो युग्मक का स्थानांतरण जब होता है तो एक युग्मक एक नर जननांग से मादा जननांग तक पहुंचता है। फिर इनके पहुंचने के बाद निषेचन होगा, निषेचन की पश्च घटनाएं हम देखेंगे। तो हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जब अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बात करने वाले हैं कि नर जननांग कैसे नर युग्मक जनन कैसे होगा और मादा युग्मक जनन कैसे होगा, यानी इनके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा, उनकी संरचना क्या है, यानी हम कहें शॉर्ट में। तो
अगले क्लास में हम पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप थोड़ा सा इसको रिपीट कर लीजिएगा पहले चैप्टर का, कि नर युग्मक क्यों पढ़ाया जा रहा है, मादा युग्मक जनन क्यों पढ़ाया जा रहा है, इम्पॉर्टेंटली ये है कि ये बन कहाँ रहा याद रखना है और कैसे बनता है, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।